निफ्टी ऑलमोस्ट 8028 पर ट्रेड करे, यानी कि 25 अंकों की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं सेंसेक्स भी रफली 70 अंकों की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तरों के करीब फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स भी हल्की बाएंगे, ऑलमोस्ट 0.1% की बढ़त है, और स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 1% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच एक अहम खबर आ रही है पीवीआर के मालिक के संदर्भ में। इनफैक्ट अजय बिजली जो चेयरमैन है पीवीआर के, उनको एक शो कॉज नोटिस सेबी ने भेजा है। शेयर पे भी प्रेशर दिखा है, ऑलमोस्ट आधा फीसदी की कमजोरी है। पीवीआर के चेयरमैन है अजय बिजली, जिनको ये नोटिस मिला, शो कॉज नोटिस है, सेबी ने ये नोटिस भेजा है और जल्दी उन्हें इसका जवाब भी देना होगा। कारण बताओ नोटिस सेबी से मिला है अजय बिजली को। सबसे पहले जी बिजनेस ने ये खबर आपको बताई थी और जी बिजनेस ने ये मुद्दा भी उठाया था। इस पर ज़्यादा अपडेट हमें मिलेंगी तो आपको तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक बार शेयर की चार्ट देख लेते हैं। फिलहाल आज 5 रुपए की कमजोरी देखने को मिली, ऑलमोस्ट आधा % की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो शो कॉज नोटिस अजय बिजली जो कंपनी के मालिक हैं, चेयरमैन है, उनको ये नोटिस मिला है और जल्द ही उन्हें इसका जवाब देना है। कितना समय उन्हें दिया गया है ये जल्द हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 1085 के स्तर पर पीवीआर का शेयर ट्रेड करते हुए। कुछ और दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आर्यन है हमारे साथ दिल्ली से। गुड आफ्टरनून आर्यन, बताइए क्या सवाल है आपका। मैंने 360 वाली कार ली है 7 रुपए में, भारतीय इन्फ्राटेल की। ठीक है, ठीक है, तो देते हैं रखें इसको। ठीक है। डेरिवेटिव पर इनका सवाल है। राजेश, भारतीय इंफ्रा इन्होंने बताया 360 की कॉल ली हुई है इन्होंने 7 रुपए पर। क्या सलाह रहेगी आपकी? जस्ट अ सेकंड। 360 कॉल, राइट? जी। देखिए, मुझे लगता है आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में देखिए भारतीय इंफ्रा में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनता है वही करीबन 360-62 के आसपास बनता है। ओवरऑल अगर आज के लिए मोमेंटम देखो तो मुझे लगता है कि 360 के परे जाना थोड़ा भारतीय इंफ्राटेल के लिए डिफिकल्ट होगा। तो आपका जो कॉल है वो डेफिनेटली कल तक के लिए तो जीरो हो जाएगा। तो इट्स बेटर यू एग्जिट द काउंटर एट द मोमेंट। श्योर। मूविंग ऑन, अगले कॉलर ने मैसेज किया हुआ है, मिस्टर नरेश फ्रॉम सिक्किम ने। राजेश, उनका सवाल है गति पर 1000 और शेयर्स एट 169 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। ऑल्दो दी स्टॉक्स हैव फॉलन अ लॉट, बट आपको क्या लगता है कि टेक्निकली गति कौन कौन से लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड टेस्ट कर सकता है? देखिए मनोज, मुझे लगता है गति का जो करेक्शन है वो थोड़ा स्टीप हुआ है, लेकिन एट द मोमेंट मुझे लगता है गति का जो करेक्शन है कहीं ना कहीं 110 के आसपास सेटल होनी चाहिए। तो यहाँ से इनफैक्ट मैं एक अच्छा खासा टेक्निकल पुलबैक और यू कैन से एक फ्रेश बाइंग इमर्ज होते हुए देखता हूँ। तो मेरे लिए तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ अ बाय लेवल्स, वन कैन गो लॉन्ग इन गति। मे बी 110 का लेवल आपको दिखे, बट दिस इज़ अ टाइम टू एक्यूमुलेट गति, और इसका जो टारगेट रहेगा एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म दैट विल बी 136 फर्स्ट लेवल एंड नेक्स्ट लेवल विल बी रफली 168 का रहेगा। ऑलराइट, 160 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में दिख सकते हैं, बने रहने की सलाह है। हमारे साथ राज है गुरुग्राम से। गुड आफ्टरनून राज, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, मैं राज गुरुग्राम बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है, मैंने DHFL का शेयर लिया हुआ है 100 शेयर, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 330 पे लिया हुआ है, और एक मार्क्सन्स लिया हुआ है फार्मा का, वो 52 के आसपास है, 62 वो भी 100 शेयर्स के आसपास है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास राजेश, दीवान हाउसिंग और मार्क्सन्स फार्मा। पहले दीवान हाउसिंग पे बात कर लेते हैं। 333 रुपए की खरीदा, यानी कि 100 रुपए का नुकसान फिलहाल इन्हें हो रहा है। क्या करें इसमें? और साथ ही मार्क्सन्स जो कि 62 रुपए पर खरीदा हुआ है। देखिए, दीवान हाउसिंग फाइनेंस में मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटर अच्छा है, लेकिन जो डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट है वो उसमें हम देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर आप देखो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड और ज़्यादातर हाउसिंग फाइनेंस से उस सब में प्रेशर है। टेक्निकली मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक मिलेगा, रफली 245 तक का पुल बैक मैं यहाँ पे एक एंटिसिपेट करता हूँ, लेकिन उसके बाद पुल बैक के बाद डेफिनेटली ये फिर से करेक्शन मोड में आएगा। इसका जो फाइनल टारगेट है दीवान का वो है 190 to 200। आई थिंक दैट विल बी द आइडियल लेवल जहाँ पे एक बार के लिए आपका जो पोजीशन कवर कर सकते हो। सो इट्स अ सेल ऑन राइज काउंटर फॉर मी, सेल सम अबाउट 240। अगर आपको री एंटर करना है तो 200 के आसपास आप इसमें री एंटर करिए। सेकंड काउंटर इज मार्क्सन्स फार्मा। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखो तो फार्मा सेक्टर अच्छा है, लेकिन मार्क्सन्स फार्मा में तब भी एक आउट परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं है, जैसे कि वॉकआउट फार्मा है जिसमें कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग विथ मार्क्सन्स फार्मा। टेक्निकली भी बहुत अच्छा काउंटर नहीं है। मुझे लगता है अगर यहाँ से छोटा मोटा पुल बैक मिले तो मे बी जो पुल बैक का लेवल भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा 44-45 के आसपास का एक छोटा पुल बैक आ सकता है, लेकिन दैट शुड बी यूज्ड टू लिक्विडेट योर लॉन्ग पोजीशन। मुझे लगता है काउंटर आगे चल के वीक हो सकता है, उससे अच्छा बेटर है कि जो फ्रंटलाइन फार्मा काउंटर है उसमें कहीं काम करें आप। श्योर। मूविंग ऑन, अगले कॉलर है मिस्टर गिरिराज फ्रॉम ग्वालियर। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हेलो
हेलो, नमस्कार, आपका सवाल पूछिए मिस्टर गिरिराज। ये इंडसइंड बैंक फ्यूचर दिसंबर का खरीदना चाहता हूँ। ओके, इस बिल्कुल भाव में आपको लेना राय है कि दिला नहीं? देते हैं। जी जी बिल्कुल आपको राय दिलाते हैं। इनफैक्ट राजेश, अ क्विक रिएक्शंस, इंडसइंड बैंक एक महीने में इट हैज फॉलन फ्रॉम 1216 ऑट लेवल्स एंड इट इज ट्रेडिंग 1065। इट इज फॉलन अ लॉट। आपको क्या लगता है कि ये 1000 के नीचे स्लिप होगा और उनका फ्यूचर्स बाय करने का जो इरादा है, इज इट अ करेक्ट डिसीजन? देखिए, डेफिनेटली इंडसइंड बैंक एक अच्छा काउंटर है, और अगर आप देखो तो इंडसइंड बैंक इन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लेकिन आप एक बात भी समझ लीजिए कि अभी ये इसमें करेक्शन शुरू हो चुका है, यानी 1260 1270 से जो गिरा है, इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो रफली है 1020। तो अगर आप फ्यूचर्स में खरीदी या करना चाहते हो तो थोड़ा सा रुक जाइए। ऑल्दो दिस इज़ अ गुड लेवल, बट स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ से 40-50 रुपये का एक करेक्शन आ सकता है। सो फिलहाल के लिए वेट करिए, 1020 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली आप इसमें लॉन्ग करिए। ऑलराइट, इस वक्त ऑनलाइन पर शुभम भी हैं, धनबाद से जुड़े हैं सवाल पूछने के लिए। शुभम जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी गुड आफ्टरनून मैम। ये मैंने हाँ, स्टॉक का नाम बताएं। टीटागढ़ मैंने ठीक है, किस लेवल पे खरीदा हुआ है? 105। ओके, कितना टाइम देंगे आप? कितना समय दे पाएंगे टीटागढ़ विगिंस को? 3 महीना। ठीक है, ऑलराइट। 105 के स्तर पर खरीदा हुआ, इनके खरीद के आसपास ही है, 2 रुपये नीचे फिलहाल है। आज के सेशन में 2% तक की मजबूती है। सुमित, व्हाट्स योर टेक, टीटागढ़ विगिंस में क्या करें? मतलब ये स्टॉक ने एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है। ये स्टॉक एक नीचे में जो सपोर्ट ले रहा है वो है 90-95 के आसपास, और ऊपर में जो ये रेजिस्टेंस ले रहा है वो है 120 के आसपास। आई थिंक ये सेम रेंज में घूमेगा जब तक कोई भी इधर साइड ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। अभी ये लोअर बैंड के पास आ चुका है, 95 के आसपास इसमें सपोर्ट है और 90 के आसपास इसमें मेजर सपोर्ट है। तो आई थिंक लोअर लेवल से वापस रिकवरी दिखाएगा और शॉर्ट टर्म में हमको यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर इमीडिएटली 115 से 120 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल बड़ी तेजी 120 के ब्रेकआउट के बाद ही देखने को मिलेगी। जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक ये स्टॉक रेंज में घूमेगा। फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। इस बीच पीवीआर को लेकर अपडेट आ रही है। फिर से आपको बता दें कि जो चेयरमैन है पीवीआर के, अजय बिजली, उनको सेबी की तरफ से कारण बताओ नोटिस दिया गया है और ये लिस्टिंग नियमों के उल्लंघन का मामला है, जिसके लिए ये नोटिस उन्हें मिला है। तरुण शर्मा मेरे सहयोगी मौजूद भी हैं इस पर ज़्यादा अपडेट लेकर। तरुण, लगातार जी बिजनेस इस मुद्दे को उठाता रहा है और लिस्टिंग नियमों के उल्लंघन का ये मामला है जिसपे ये नोटिस मिला है। फर्दर कोई डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा कि जी बिजनेस की खबर का सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि डील एक पीवीआर कंपनी ने कही थी 2013 में। उसमें साफ तौर से मल्टीपल एल कैपिटल के साथ पीवीआर ने 96 लाख शेयर बेचे थे 245 रुपए के रेट पे, और पी फंड ने करार किया था कि शेयरों में यदि जोरदार तेजी आएगी और अजय बिजली के एमडी बने रहने पे रिवॉर्ड दिया जाएगा। और 2014 में मल्टीपल पीवीआर के 9.3 लाख शेयर 667 रुपीज प्रति शेयर पे बेचे। प्रति शेयर उन्होंने 422 रुपए का मुनाफा कमाया था। इस मुनाफे में 3 करोड़ 64 लाख रुपए अजय बिजली को दिए गए थे। और 2014 में पीवीआर ने दोबारा 4.5 लाख शेयर खरीदने से पहले फिर एग्रीमेंट किया गया। तो इन सभी चीजों को सेबी ने अब की नजर शुरू से थी और अब उनको एक शोकॉज नोटिस भेजा गया है। और आज सेबी की बोर्ड बैठक में भी ये मामला उठेगा, क्योंकि जो प्राइवेट इक्विटी डील जो कंपनी के मैनेजमेंट के साथ हो रही है उनमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत होगी। इस पे आज इस मुद्दे पे आज सेबी का बोर्ड चर्चा कर रहा है और आज यदि शोकॉज नोटिस भेजा गया है और इसके बाद यदि रेगुलेशंस बन जाते हैं तो ये पीवीआर के लिए एक पीवीआर पे एक बड़ी कार्रवाई सेबी कर सकता है, क्योंकि ये पूरा एक ट्रांजैक्शन सेबी के पास है। जी बिजनेस की खबर के बाद सेबी ने इस पे संज्ञान लिया था और अब जाके इस पूरे मामले में शोकॉज नोटिस भेजा गया। शुक्रिया तरुण पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। तो जो प्रमोटर्स और पी डील्स होती हैं, ऐसे में प्रमोटर्स क्या कोई फायदा उठाते हैं, इसके चलते से भी काफी स्ट्रिक्ट है और इसीलिए भी ये शोकॉज नोटिस दिया गया है पीवीआर को। जल्दी उन्हें इसका जवाब देना होगा। लेकिन नोटबंदी एक ऐसा मामला है जो पूरे देश भर में छाया हुआ है। आम आदमी से लेकर बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, ये दीपाली मेरी सहयोगी बता रही हैं। दीपाली, ये जो पूरा ही जो प्रक्रिया अभी चल रही है, लगातार सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं और सहूलियत देने की कोशिश करें, लेकिन ऐसे में काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जानना कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन पर कितना असर पड़ा है नोटबंदी का।
शुक्रिया पल्लवी। डेफिनेटली बड़े प्रमोटर्स पर भी इसका इम्पैक्ट आया है। आप देखिए 8 नवंबर से 21 नवंबर तक मार्केट्स करीब 7% स्लाइड हुए हैं और इस स्लाइड में जो बड़े हाउसेज हैं, जो बड़े डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस भी, उनकी जो फर्म्स के स्टॉक प्राइसेस हैं वो भी नीचे आए हैं। यानी कह सकते हैं कि जो देसी बिलियनर्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है, उनकी जो वेल्थ है उसमें कमी आई है। कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे टाटास के साथ। टाटास, बिरलास और महिंद्रास, ये 3 ऐसे ग्रुप हैं जिनको वैल्यू टर्म्स में बिगेस्ट हिट हुआ है इस डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही, क्योंकि मार्केट टूटे हैं इस वजह से। सबसे पहले अगर हम तीनों ही ग्रुप्स के कंबाइंड वैल्यू को देखें तो $100 करोड़ तक का नुकसान इन तीनों ही ग्रुप के प्रमोटर्स को हुआ है इन 8 सेशंस की कमजोरी में, जिसे लीड करता है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को करीब 40, यानी कह सकते हैं जो टाटा ग्रुप के प्रमोटर्स हैं उनको 40,000 करोड़ का जो वेल्थ है वो कम हुई है 8 से 21 नवंबर के बीच में, जिसको लीड करता है टीसीएस। टीसीएस में प्रमोटर होल्डिंग 73% के आसपास की है और टीसीएस के प्रमोटर की जो वेल्थ है उसमें करीब 22,000 करोड़ की कमी हुई है। दूसरे को टाटा ग्रुप के स्टॉक्स देखें तो टाटा मोटर्स, टाइटन, टाटा स्टील, ये 3 और ऐसी कंपनियां हैं जहां पर प्रमोटर की वेल्थ का इरोजन हुआ है। दूसरे ग्रुप, बड़े ग्रुप की बात करें तो वह है आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप के प्रमोटर्स को भी इन 8 सेशंस में करीब 16,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मैक्सिमम डैमेज हुआ है अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रमोटर को, जहां पर लॉस करीब 11,000 करोड़ का है। ग्रासिम, हिंडाल्को, ये 2 और कंपनियां हैं जिनके प्रमोटर्स की वेल्थ में इरोजन हुआ है इन 8 सेशंस में। महिंद्रा ग्रुप ने भी के प्रमोटर ने भी इन 8 सत्रों में करीब 6100 करोड़ की जो वेल्थ है वो गवाई है, जिसमें कंट्रीब्यूट ज़्यादा किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल में। लेकिन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि जहां पर ये 3 बड़े हाउसेज या फिर कह सकते हैं 3 बड़े डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के प्रमोटर की वेल्थ में कमी देखी जा रही थी, वहीं एक ग्रुप ऐसा भी था जिस पर जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही लिमिटेड था और वो था मुकेश अंबानी ग्रुप। यानी रिलायंस लेड जो मुकेश अंबानी ग्रुप है उसके प्रमोटर की टोटल वैल्यू में इन 8 सत्रों में सिर्फ 0.2% की गिरावट देखी गई, यानी करीब 2760 करोड़ की। तो ये एक इकलौता ऐसा डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ग्रुप है जिसकी प्रमोटर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा सभी बड़े प्रमोटर हाउसेस को नुकसान हुआ है। कुछ और ग्रुप्स का नाम ले तो श्रीराम ग्रुप प्रमोटर हुए, अनिल अंबानी ग्रुप हुआ, पिरामल ग्रुप हुआ, इनके प्रमोटर्स को भी 15 से 20% तक की वेल्थ में कमी देखी गई है। श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इनफैक्ट यहाँ पे लार्जर कंसर्न्स फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट एज वेल एंड द डीमोनेटाइजेशन गेम इज टेकिंग द मार्केट्स लोअर फ्रॉम हियर ऑन एंड वी हैव टू सी दैट कि यहाँ पे और कितना फॉल बाकी है स्टॉक्स में। मूविंग ऑन, यहाँ पे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का ये कहना है कि डीमोनेटाइजेशन से लार्जर इकोनॉमी को बेनिफिट होगा और इससे इस फैसले से इकोनॉमी को लार्जर गेन्स भी होंगे। आलोक प्रियदर्शनी ने बात की उनके साथ, आइए सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। ये देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है। इससे क्या होगा कि हमारा देश फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जाएगा, डिजिटाइज पेमेंट की तरफ जाएगा और इसको ले जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि 86% ट्रांजैक्शंस कैश में थे और सारा ब्लैक मार्केट, काउंटरफीट, इनएफिशिएंसी सारी इसकी वजह से आ रही थी। तो ये लॉन्ग टर्म गेन कंट्री के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड है। सर, डिजिटाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस मामले में भी काफ़ी क्रांतिकारी कदम साबित बहुत क्रांतिकारी, क्योंकि हमारे देश में 1 बिलियन बायोमेट्रिक हैं। अब यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस जो है उसकी वजह से आप बायोमेट्रिक को यूज़ करके आप सीधे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और वो बहुत ही सीमलेस और इंस्टेंटेनियस ट्रांजैक्शन होगा और वो बहुत ही बड़ा कदम है देश के लिए। सर, शॉर्ट टर्म में जीडीपी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, माइनर इस क्वार्टर में होगा तो नेक्स्ट क्वार्टर में मेकअप करेंगे देश। ये आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखिए, देश को ये बहुत आगे ले जाएंगे। तो आप सुन रहे थे अमिताभ कांत को, जिन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म में जरूर दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन Q4 यानी जनवरी ऑनवर्ड्स एक फायदा पहुंचेगा इकोनॉमी को भी और लार्जर कंसर्न्स अच्छे होंगे।